कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के विरोध का जवाब दिया है। गृहमंत्री ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। मंत्री ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहां हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को ही करना है, लेकिन मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। आपको बता दें, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अमानक शराब की बिक्री रोकने के लिए नई शराब दुकानें खोलने की पैरवी की थी। गृहमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। मैंने कहा है कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है वही आती है जहां पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है। जहां पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए वो नहीं मिलती है, तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वहां बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां पर डेमोक्रेसी है, यहां सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इस खबर में बात करेंगे, नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। नीरज, शराब को लेकर बात की जाए तो एक बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में अक्सर बनता दिखाई दिया है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की। शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार मुखर होता दिखाई देता है तो सरकार की तरफ से अपनी बात निकलकर सामने आती है। अब ऐसे में गृहमंत्री के बयान को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने सवाल किया था उसका जवाब आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा देते नजर आए। किस तरह देखें इस तमाम बातों को? जी बिल्कुल, देखिए शराब को लेकर लगातार सियासत जारी है। कभी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी शराबबंदी की बात करती नजर आ रही थी, लेकिन आज जब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस शराबबंदी की बात करती नजर आ रही है। तो भाई आबकारी नीति की यदि बात की जाए तो आबकारी नीति को लेकर फिलहाल एक विवाद छिड़ा हुआ है। जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें एक प्रस्ताव रखा था कि शराब की दुकानें जो है ज्यादा मात्रा में खोली जाए, जिससे एक तो जो बॉर्डर पे जो दुकानें हैं, जैसे राजस्थान का बॉर्डर मध्य प्रदेश से लगता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर मध्य प्रदेश से लगता है, तो वहां से अवैध रूप से तस्करी ना हो और ज्यादा दुकानें होंगी तो लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और इस तरह की जिस तरह से मुरैना में जो मौतें हुई उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलने की बात उनने कहते नजर आए थे। लेकिन जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया तो विपक्ष हमलावर हुआ और विपक्ष ने लगातार हमले करना शुरू किए। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की भी जो प्लानिंग की जो नीति थी शराब को लेकर वो भी कहीं ना कहीं जो ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष का काम विरोध करना है तो उन्होंने विरोध किया। वहीं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो वो साफ कर चुके हैं कि शराब की दुकानें और नहीं बढ़ाई जाएंगी, धीरे धीरे इन दुकानों को और कम किया जाएगा। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट किया और शराब से होने वाले दुष्प्रभाव जो अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसकी बात कही। और यहाँ तक कि उमा भारती ने ये तक अपने ट्वीट में लिखा कि शराब के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, तो शराबबंदी अगर यदि की जाती है तो अन्य साधनों से पैसा सरकार इकट्ठा कर सकती है, इसलिए शराबबंदी का कहीं ना कहीं उमा भारती समर्थन करती नजर आई। जी बिल्कुल नीरज, और उमा भारती को लेकर बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर उन्होंने बात कही है, उनसे उन्होंने उसके लेकर मांग की है कि जहां जहां देश में बीजेपी शासित राज्य वहां पर शराबबंदी की जानी चाहिए। फिलहाल देखने वाली बात होगी, एक तरफ शराब दुकानें न खोलने की बात निकलकर सामने आ रही थी, वहीं शराब को लेकर जिस तरह से सवाल जवाब की राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर बनती है। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। कृषि
कृषि कानूनों और वेब सीरीज तांडव को लेकर देश में विरोध जारी है। मध्य प्रदेश में भी दोनों ही मसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कानूनों के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का कहना है किसान आंदोलन का इम्पैक्ट ये हुआ है कि सरकार ने कानून डेफर करने का फैसला लिया है, लेकिन डेफर करने से काम नहीं चलेगा, इसे आंशिक जीत मानता हूं। अभी किसानों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि जनता के बीच में आंदोलन का कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला है। वहीं फिल्म तांडव पर मचे बवाल को लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि फिल्म की शूटिंग प्रधानमंत्री कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर हुई है। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब सरकार ने क्यों नहीं रोका। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे को लेकर भी कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण है, जो चंदा इकट्ठा हुआ था वे हमारे खिलाफ चुनाव में उपयोग हुआ था। मुझे चंदा देना है, मैं अयोध्या में जाकर श्री राम जी के चरणों में दूंगा। खबर में बात करेंगे, सनी मालवीय जुड़ गए संवाददाता भोपाल से। सनी, कई मुद्दों को लेकर देश में सियासत से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए या फिल्म तांडव को लेकर बात की जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर भी बयानबाजी के साथ साथ सियासी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और ऐसे में आज लक्ष्मण सिंह का बयान भी सामने आया। क्या कहे से लेकर? जी कमर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कृषि बिल को लेकर पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत बिल्कुल तेज हो गई है और बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने अब प्रदेश भर में बिल्कुल लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए आए और कल भी राजधानी भोपाल में एक राजभवन का घेराव करेंगे, जिसमें कृषि कानून बिल को वापस लेने की राज्यपाल से मांग करेंगे। हाल ही में कृषि बिल को लेकर इसको लेकर डिफेयर कर दिया है केंद्र सरकार ने, लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस विधायक है लक्ष्मण सिंह का एक बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है किसान आंदोलन को लेकर इम्पैक्ट किया हुआ है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को डिफर करने का फैसला लिया है, लेकिन डिफर करने से काम नहीं चलेगा, सरकार बिल वापस लेना पड़ेगा। अभी भी किसान की लड़ाई खत्म हुई है, आंशिक जीत मानता हूँ। कांग्रेस को जो जनता के बीच में जो आंदोलन किए हैं अच्छा जन समर्थन मिला है। साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से जो नगरीय निकाय सामने आ रहा है उसको लेकर जो कांग्रेस ने कार्य योजना बनाई है, पूरे प्रदेश भर में 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में किसान बिल को लेकर प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में कल ही मुरैना में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें एकजुटता का संदेश दिया गया था। कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश दिया था कि सभी नेता हम हैं, और मंच पे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उनकी मांग थी कि कृषि बिल वापस जाए। इसी के साथ ही लक्ष्मण सिंह ने एक और बात कही है, जिस प्रकार से जो राम मंदिर का निर्माण को लेकर जो बात सामने आ रही है, चंदे को लेकर वसूली की जा रही है। एक तरह दिग्विजय सिंह चंदे को लेकर हिसाब मांगते हैं जो पुराना चंदा है, वहीं दूसरी तरह जो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह कांग्रेस विधायक, वो चंदे को लेकर कहते हैं कि जिस प्रकार से राम मंदिर के चंदे को लेकर मेरे पास प्रमाण है, जो चंदा इकट्ठा जो पेल हुआ था हमारे खिलाफ चुनाव में उपयोग हुआ था, मुझे चंदा देना तो मैं अयोध्या में जाकर श्री राम के चरणों में दूंगा। कई आरएसएस वालों के मेरे पास फोन आए थे, लेकिन वो चंदा मैं सिर्फ राम के चरणों में दूंगा। बिल्कुल सनी, और चाहे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लेकर बात करें या कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह को बात करें, दोनों ही भाइयों के जब बयान निकलकर सामने आते तो सुर्खियां बटोरते ये बयान दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे में राम मंदिर चंदे को लेकर प्रमाण की बात लक्ष्मण सिंह कहते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव में इस राशि का इस्तेमाल हुआ है, उनके पास इसके प्रमाण भी है। तो ऐसे में इस बयान को लेकर क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के सियासी पटल पर? तो जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण को लेकर जो धनराशि संग्रह की जा रही है, कांग्रेस भी राम के रात पे अब उतर चुकी है। हाल ही में आज ही सुबह जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, उन्होंने भी आज राजधानी भोपाल में जाकर जन जागरण अभियान चलाया था। उनका कहना है कि जो पहले भी जो चंदे के नाम पर वसूली की जा रही थी, अगर ये चंदा राम जी के ट्रस्ट के नाम पर स्कैन करने का जो बारकोड उन्होंने दिया, उन्हें 3 बैंक का अकाउंट दिए थे, पंजाब, बड़ौदा और एसबीआई। इन तीनों के माध्यम से लोग इस पे चंदा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जन जागरण से हमारे लोगों की अपील करी कि ज्यादा से ज्यादा राम मंदिर के निर्माण को लेकर चंदा दें, और लेकिन जो बिचौलियां हैं बिचौलियों को खत्म करने के लिए ये बारकोड का उपयोग करें। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया सनी।
छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 फरवरी से 26 मार्च तक बजट सत्र जारी रहेगा। इसमें कुल 24 बैठकें होंगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी इसकी जानकारी दी। मंत्री ने बताया, सरकार की बजट पर पूरी तैयारियां हैं और हर एक सवाल का जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी प्रश्न आएंगे उसका जवाब सरकार की तरफ से साफ तौर पर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि जो भी बजट मंजूर होगा, वित्त विभाग उसकी क्रिया प्रक्रिया और आय के स्रोतों की सीमाओं के मद्देनजर और कोरोना की वजह से कम होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक चुनौतीपूर्ण बजट इस बार प्रस्तुत होगा। साथ ही इस पर केंद्र का किस तरह से योगदान होगा, ये भी हमें निश्चित तौर पर देखना होगा। क्रिया प्रक्रिया, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो आय के स्रोतों की सीमाएं कोरोना के कारण और कमजोर होती हुई अर्थव्यवस्था के कारण जो सीमाएं बढ़ेगी, लोन लेने की भी सीमाएं उसी बाबत सीमित होंगी, क्योंकि जो जीएसडीपी होता है उसके इतने प्रतिशत लोन होता है। जब अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है तो जीएसडीपी भी कम होगा। सरकार की पूरी तैयारी है और सरकार हर एक सवाल का जवाब देगी और दूध का दूध, पानी का पानी, सब एकदम जो भी प्रश्न आएगा उसका जवाब मिलेगा। रहा सवाल किसानों का, तो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जितना बेहतर काम हुआ है पूरे देश में नहीं हुआ है। क्रिया प्रक्रिया और खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, बजट सत्र को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां होने की बात निकलकर सामने आ रही है। अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तकरीबन देखा जाए आज से 1 महीने का वक्त बचा है। क्या कुछ फिलहाल बजट को लेकर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? अगर बात की जाए तो बजट को लेकर सरकार 15 जनवरी से ही तैयारियों में लग चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मंत्रियों की और विभागीय अधिकारियों की जो बैठक है बजट को लेकर, वो ली जा रही है। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आज ही अधिसूचना भी जारी हो गई है कि 22 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक जो बजट सत्र है वो जारी रहेगा। कुल मिलाकर इस बजट सत्र में 24 बैठकें होंगी और निश्चित तौर पर आज ही स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से बजट को लेकर चर्चा की गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से अभी चर्चा फिलहाल होनी बाकी है। आखिरी मंत्री गृह मंत्री बचते हैं जिन पर बजट पर चर्चा करना अभी बाकी है। इसी के साथ जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर सभी स्तरों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल रहा है उस पर पिछले बार भी कोरोना काल का असर जो बजट था उस पर नजर आया है और इस बार भी जो बजट का असर है वो निश्चित तौर पर नजर आएगा। तो मुख्य तौर पर ये सारी तमाम चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद ही जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा उस पर ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल अभी चर्चा जो है वो जारी है। बिल्कुल निधि, लेकिन जिस तरह बात की जाए कोरोना काल रहा, इसको लेकर आर्थिक जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं पटरी से बेपटरी होती दिखाई दी। तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता के हित में बजट को तैयार करना है, प्रदेश के विकास को लेकर बजट को तैयार करना है। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां आई, इसको लेकर कोई बात निकलकर सामने आई है? मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो जीएसटी एक प्रमुख कारण बताया गया है बजट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी की परेशानी व्याप्त रही है, केंद्रों से जीएसटी को लेकर जो राशि आनी थी वो राशि अब तक जो है केंद्र सरकार ने जारी नहीं की है और इस वजह से ही केंद्र सरकार ने राज्यों को ज्यादा से ज्यादा छूट दी थी कर्ज लेने के लिए। तो ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, लगातार जारी हैं और इस पर जो चर्चा है वो भी जारी है। इस वजह से ही सारे मंत्रियों के साथ, उनके विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट सत्र से पहले ही चर्चा कर रहे हैं कि किस विभाग किस तरह की प्रतिक्रियाएं, व्यवस्थाएं या अव्यवस्थाएं व्याप्त है। इन सारी चीजों को देखते हुए ही अगर हम बात करें तो आज स्वास्थ्य मंत्री से जो बजट पर चर्चा है वो करनी गई है। अंतिम एक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बच गए हैं और इसके बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी और बजट सत्र में मुख्य तौर पर राज्य सरकार सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए तत्पर है, ऐसा भी स्वास्थ्य मंत्री से देखा। चलिए, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि। सियासत में रुख करेंगे अगली खबर का।
बस्तर पहुंचे छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी ओछी राजनीति और छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने नक्सलवाद को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 3 दिवसीय दौरे पर बस्तर में है। देखिए, कांग्रेस की संस्कृति है और इसलिए वो अपने पद और गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते हुए इस तरह लोग टिप्पणी करते हैं, जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा नहीं करते हैं। वो मर्यादित ही टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस की ओछी राजनीतिता का परिचायक है कि इनके बड़े बड़े नेता भी मतलब ओछी टिप्पणी करते हैं। इस खबर पर बात करेंगे। राजेंद्र वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदलपुर संवाददाता। राजेंद्र, बयानबाजी का दौर अक्सर सियासत में देखने को मिलता है, लेकिन इस बयानबाजी के बीच जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल अब होने लगा है, उसको लेकर भी एक अलग सियासत यहां पर देखने को मिलने लगी। और तो छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस का हाथों लिया है और ओछी मानसिकता का आरोप लगाते हुए बात कही, क्या कुछ मायने निकाले जाए इसके? जी, दरअसल इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें बयानबाजियां लोगों के द्वारा जो की जा रही हैं, उसमें निश्चित रूप से ये तो ठीक बात है कि इस तरह राजनीति की बयानबाजियां सामने। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले की बातचीत होती थी और व्यक्तियों को भी बराबर सम्मान दिया जाता था और उनके लिए की जो बातचीत होती थी तो वो उन बयानों में भी उनके लिए एक सम्मान झलकता था। अब विष्णुदेव साय जो है भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बस्तर का दौरा कर रहे हैं और वो इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं तो उनकी बात सोचनी है, ये समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस ही उनकी राजनीति या बयानबाजी कर रही है, भाजपा के लोग भी छीटाकछी करते हैं और सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये नोक-झोंक वायरल हो रही है तो वो काफी दुखद है और ये राजनीति की जो गिरावट है उसको परिलक्षित करता है। जी, चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया राजेंद्र। दिल्ली की सीमा पर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करने जा रहे हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च को लेकर रिहर्सल की गई। किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों से मार्च का दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर रिहर्सल की। इस दौरान मंसूरपुर क्षेत्र के आसपास के कई गांवों के किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय सचिव विकास उबालिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 26 तारीख को यहां से दिल्ली के लिए किसान कूच करेंगे। आज किसान 26 जनवरी की तैयारी को लेकर एक रिहर्सल पूरे क्षेत्र के किसान इकट्ठा होकर रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसानों की बात को बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। 58 दिन धरने पर हो गया और इस क्षेत्र की पूरी तैयारी है। यहाँ से पूरे क्षेत्र दल बल के साथ 26 जनवरी में दिल्ली कूच करेंगे। उसकी रिहर्सल आज हम सब लोग ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। खबर पर बात करेंगे। मोनू सिंह जुड़ गए हैं संवाददाता मुजफ्फरनगर से। मोनू, दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरह से अन्नदाता कई दिनों से तकरीबन 2 महीने का वक्त होने वाला है आंदोलन करते यहां पर नजर आ रहा है और वहां से जो आवाज उठती दिखाई दे रही है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च को लेकर बात निकल कर सामने आ रही है, बाकायदा इसको लेकर अब रिहर्सल भी शुरू हो गई और इसकी तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। किस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया मोनू? जी, आपसे बिल्कुल बता दूं, जहाँ मुजफ्फरनगर के जहाँ पूरे भारत में किसान धरने में बैठे हैं दिल्ली में, उसी वहां से आह्वान हुआ था कि 26 जनवरी को सभी किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, जो कि दिल्ली परेड में शामिल होंगे। उसी के चलते मुजफ्फरनगर में दिल्ली परेड को लेकर आज किसानों ने रिहर्सल की थी। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ में हाईवे पर निकले और तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टरों में उन्होंने कहा कि हम लोग अब रिहर्सल कर रहे हैं, 26 तारीख को हम यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। अब जाते दिल्ली में जो परेड होगी इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल मोनू, और जिस तरह से बात की जाए किसान रिहर्सल तो करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी उनके ट्रैक्टर मार्च को लेकर? इसको लेकर कोई बात सामने आई है क्या? जी, और उन्होंने कहा कि जो हमारे इलाके शिकायत किया जैसे उनका आह्वान होगा हम उसी तरह यहाँ से जाएंगे, लेकिन जो कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने अंदर घुसने नहीं देगी, चाहे हमें उससे अंदर जाने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो किसानों को जो ट्रैक्टर है तिरंगा झंडा लेके हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जी,
चलिए बिल्कुल जोड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया मोनू। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर रिहर्सल तो हो रही है, हालांकि दिल्ली में जिस तरह से तैयारियां हो रही है उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से ये बात निकलकर सामने आई है, क्योंकि प्रशासन ये कहता नजर आ रहा है कि जो जगह किसानों ने तय की है उसके अलावा प्रशासन दूसरी जगह मार्च को लेकर देने को तैयार है, लेकिन किसान अभी विचार विमर्श कर मंथन करने की बात कहते नजर आ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर 26 जनवरी तक क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देता है। और इस खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए।